हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। शुरू करते हैं आगे का टॉपिक सबसे पहले हम जानेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमें ये याद रखना है, जो फोर्सेस एक्ट कर रहा होता है, forces on any force on any कर दो, force on any charge due to the other charges is the vector sum of all the forces on that charge due to other charges taken one at a time। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेस टेकन वन एट अ टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एफ नेट जो है ना हमारे पास, टोटल फोर्स जो आ रहा है वो F1 प्लस F2 1 2 कर दो, 1 3 कर दो, प्लस 1 4 कर दो, डॉट 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 F1n कर दो, ऐसा। ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये हमें याद रखना। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। क्या होता है, वेक्टर सम इंडिविजुअल फोर्सेस जो एक्ट करेगा उसी चार्ज पे, उस सिस्टम के एक चार्ज पे, वो हमें याद रखना। और नोट क्या करना है, यहाँ पे नोट करके एक बात लिखना है। नोट बोले तो सुषमा की बातें हमें याद रखना है। क्या कह रही है सुषमा? सुषमा कह रही है कि द force of individual charge, the force on individual charge is unaffected due to the presence of other चार्जेस। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इतनी सी बात हमें याद रखना है, एक जो चार्ज पे फोर्स लग रहा होगा उस टाइम पे अदर और भी चार्जेस की वजह से उस चार्ज पे वो क्या होगा, दूसरे पे लगने वाले फोर्स से अनअफेक्टेड है। क्लियर है, इस बात को याद रखना। क्या होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है टोटल फोर्स जो आएगा आपका उस सिस्टम का, वो इंडिविजुअल फोर्सेस के सम के इक्वल होगा। कैसा सम? वेक्टर सम। इस बात को याद कर लिया, लिख लो इसको। आगे बढ़े क्या, इसको इरेज कर दूं? चलो जी, अब देखते हैं, हम नया हेडिंग लगाएंगे बच्चों, नया हेडिंग लगाएंगे। नया हेडिंग लगाएंगे बच्चों। नया हेडिंग क्या होगा? फोर्स ऑन मल्टीपल चार्जेस। फोर्स ऑन मल्टीपल चार्जेस। सपोज करो मैं यहाँ पे एक एक्सिस ले रहा हूं, ये हमारा एक कार्टेशियन प्लेन में ले लिया। इसमें एक चार्ज को मैंने यहां रखा, एक को यहां रखा, ये मान लो Q3 चार्ज है, और एक को यहां रखा, यहां मान लो Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये R2 डिस्टेंस है, ये R1 है, और ये R3 है। अब ये जो यहाँ जो चार्ज रख रहे हो आप, ये क्या करेगा, यहाँ जो चार्ज रखा है हमने Q1, इसको ये इस डायरेक्शन में से फोर्स लगाएगा, और ये इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो F13 इधर जाएगा, 1 2 1 2 1 2 इधर जाएगा, और F13 इधर जाएगा।
राइट, ना ही तो फोर्स इधर जा रहा है ना ही इधर जा रहा है, क्यों, वेक्टर सम में फोर्स किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों, इसको समझते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमने क्या करा यहाँ पे, कंसीडर अ सिस्टम consists of n number of charges q1, q2, q3 qn with position vector r1, r2, r3 rn with रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी विश टू कैलकुलेट फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है जी, अब हम निकालते हैं। सो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो क्या आएगा भाई, F12 बराबर में K Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर, R12 का स्क्वायर ले लो, R12 का कैप लगा दो। यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिखोगे, अरे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे ना, डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है। क्लियर हुआ फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है जी, सेकेंड लिखो, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। अब Q2 निकाल ही लिया है, Q3 करो, तो F13 के Q1 Q3 अपॉन में R13 का स्क्वायर और R13 का कैप। क्लियर है, दूसरा इक्वेशन हो गया। क्लियर हुआ इतनी बात। अब आगे की कहानी देखो। सिमिलरली फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Qn लिखूंगा, तो क्या आएगा भाई, F1n इक्वल्स टू K Q1 Qn अपॉन में R1n का स्क्वायर और R1n का कैप। क्लियर हुआ, ये n इक्वेशन क्लियर हो गया बच्चों। 1 2 3 डॉट 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 सो ऑन सारे हमने निकाल लिए सिस्टम के लिए। क्लियर है इतनी बात, अरे समझ में आया। कुछ नहीं करा यार, एक सिस्टम कंसीडर कर लिया, उसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, बहुत सारे चार्जेस एक इंडिविजुअल चार्ज पे Q1 पे इंटरेक्ट कर रहा है, उसकी वजह से मैंने फोर्स निकाला। तो 1 चार्ज पे निकाल रहे हैं ना फोर्स, 1 पे हर जगह देखो 1 पे फोर्स लगा रहा है, कौन 2 लगा रहा है, फिर 3 लगा रहा है, इसी तरह n पार्टिकल n चार्ज लगाएगा। जितने सिस्टम में चार्जेस हैं सब उसके लिए इंटरेक्ट कर रहा है, तो हमने ये लिख लिया। अब अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें मालूम है कि जो नेट फोर्स होगा सिस्टम का, वो इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। यस और नो, अभी तो बताया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, समझ में आया क्या। चलो इसको इरेज करूं क्या, लिख लो पहले, लिख लो, लिख लिया बच्चों, इरेज करूं। चलो जी इरेज करता हूं, आगे की कहानी समझना। कर दो इरेज, ठीक है जी। अब देखो, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या था, F मस्ट बी इक्वल टू F नेट की बात करें, F12 प्लस में F13 प्लस में डॉट 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 F1n। ठीक है जी, F नेट मस्ट बी इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R12 का स्क्वायर और R12 का कैप, प्लस में K Q1 Q3 अपॉन में R13 का स्क्वायर R13 का कैप, प्लस में डॉट 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 प्लस में K Q1 Qn ओवर R1n का स्क्वायर R1n का कैप। क्लियर हुआ बच्चों। अच्छा इसमें देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, अरे दिखा क्या कॉमन, देखो K Q1 हर जगह है। K Q1 कॉमन ले लूं क्या, अगर मैं K Q1 को कॉमन लूंगा तो F नेट का वैल्यू जो आएगा, K Q1 कॉमन ले लो तो क्या बच गया, Q2 अपॉन में R12 का स्क्वायर R12 का कैप, प्लस में
Q3 अपॉन में R13 का स्क्वायर R13 का क्या प्लस में डॉट 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 सो ऑन Qn अपॉन में R1n का स्क्वायर R1n का क्या। क्लियर है बच्चों, ऐसा लिख सकता हूं। अच्छा याद करो, हम समेशन यूज करते थे सम ऑफ इंडिविजुअल टर्म्स के लिए, तो यहाँ पे टर्म शुरू हो रहा है 2 से, देखो Q2 है ना, फिर Q3 है ना, Q4 होगा ना, Q5 होगा ना, इसी तरह Qn है ना। तो क्या मैं इसको जनरलाइज करने के लिए समेशन का साइन लगा दूं बच्चों? तो एफ नेट का वैल्यू जो आएगा आपके पास, दिस मस्ट बी के Q1 तो बाहर आ गया, समेशन लगा देता हूं। क्या भाई, समेशन लगा दूंगा आई, मतलब इनिशियल वैल्यू कहां से शुरू हो रहा है? तो 2 से शुरू हो रहा है। देखो ना, पहला टर्म 2 है, अरे नहीं समझ में आया, Q2 से शुरू हो रहा है ना, 1 तो है नहीं, वो तो कॉमन आ गया था। तो 2 है, फिर 3 है, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, इसी तरह n होगा। तो Q i अपॉन में R1i का स्क्वायर R1i का कैप और अप टू n, ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं? ऐसा लिख सकता हूं क्या बच्चों? अरे समझ में आया क्या? समेशन का मतलब होता है सम ऑफ इंडिविजुअल टर्म्स। इंडिविजुअल टर्म्स मतलब एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, कहां तक? n तक जा रहा है। तो बच्चे स्टार्ट कहां से हो रहा है? 2 से हो रहा है, तो लोअर लिमिट 2 हो गया, अपर लिमिट n हो गया। इसको जब समेशन को खोलेंगे तो यही आएगा, इसको समेशन में ऐसा लिखा जा सकता है। क्लियर हुआ? समझ में आया? अरे पक्का समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो जी, छाप लो जल्दी से। छाप लिया, आगे बढ़े, ठीक है। इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों। क्लियर है? इरेज करूं, कर दूं? चलो जी, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, ऑन द बेसिस ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इस क्वेश्चन को समझते हैं। एन इनफिनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस एट एक्स इक्वल्स टू 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर एंड सो ऑन। फाइंड द टोटल फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम प्लेस्ड एट द ओरिजिन। ओरिजिन पे हमने 1 कूलम का चार्ज रखा और हमें फोर्स निकालना है। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा फॉर्मूला बच्चे? अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या? एफ नेट जो है हमारे पास वो कितना है? F12 प्लस में F13 प्लस में डॉट 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 F1n। यस और नो? यही तो पढ़ा था अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अभी तो आपने फॉर्मूला लिखा, तो हमें नेट फोर्स तो निकालना है। तो देखो, हमें जो टोटल फोर्स चाहिए, टोटल फोर्स की बात करूंगा तो टोटल फोर्स बोले तो यही है ना, टोटल फोर्स निकाल रहे हैं। FTV इसको लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। टोटल फोर्स दैट मस्ट बी इक्वल्स टू K। Q1 का वैल्यू कितना है बच्चे? Q1 है 1 कूलम्ब, तो इंटू में 1 कर दो, इंटू में 4 माइक्रो कूलम्ब है। माइक्रो बोले तो अरे Q2 का वैल्यू कितना है बच्चे? 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्ब। अरे माइक्रो का मतलब -6 होता है, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, याद होगा बच्चों, याद रखना इन बातों को, ठीक है। तो K Q1 Q2 कितना हो गया भाई? 4 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में R बोले तो 1 का स्क्वायर करोगे, पहला हो गया। दूसरा क्या आएगा? फिर K Q1 Q1 का वैल्यू कितना है? 1 है, फिर कितना है? 4 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में क्या हो जाएगा? R2 कितना है भाई? 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में K इंटू में 1 इंटू में 4 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चे? 4 का स्क्वायर प्लस डॉट सो ऑन, ऐसा कुछ होगा। यस और नो? इसमें कॉमन क्या आ रहा है? देखो K Q1 Q2 भी कॉमन आ रहा है इसमें, क्योंकि देखो ना हर जगह सेम वैल्यू है ना, 4 माइक्रोकूलम रखा था। तो F टोटल जो होगा हमारे पास, अगर मैं उसकी वैल्यू निकालूंगा तो हम क्या लिखेंगे भाई? K बाहर कर लो, Q1 का वैल्यू 1 है, और ये भी बाहर कर लो, तो 1/1 प्लस में 1/4 प्लस में 1/16 प्लस में 1 में कितना हो जाएगा भाई? 8 था ना, 64 हो जाएगा, डॉट 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 सो ऑन, ऐसा अप टू इन्फिनिटी। अच्छा ये टर्म देखो, पहला टर्म 1 है, पहला टर्म क्या है? 1 है। दूसरा टर्म 1/4 है, तीसरा टर्म 1/16 है, नेक्स्ट टर्म 1/64 है। तो ये एक सीरीज है। इस सीरीज को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में देखते हैं। और जीपी में क्या होता है बच्चे? अगर 1 to इन्फिनिटी टर्म्स का सम पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला होता है
ए अपॉन में 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला याद रखना है बच्चों, ये फॉर्मूला याद रखना है। ए अपॉन में 1 माइनस आर, ये है सम का फॉर्मूला, एस एन का फॉर्मूला, इसको एस एन भी लिख सकते हो, है ना, एस एन का फॉर्मूला। ये नोट कर लो बच्चे, पहले ये नोट कर लो। और बोलोगे सर आर क्या है, आर यहाँ पे कॉमन रेशियो है बच्चे। कॉमन रेशियो बोले तो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, आर बराबर में a2 अपॉन में a1। तो a2 कितना है 1/4, अपॉन में 1 करोगे तो आंसर क्या आएगा 1/4, मतलब r का वैल्यू 1/4 है। क्लियर है क्या, इतनी बात समझ में आ गया, पक्का पक्का। आगे सॉल्व करूं मैं क्वेश्चन को, अरे करूं सॉल्व, चलो ठीक है, मैं यहां निकाल रहा हूं बच्चे, दिखाई दे रहा है। चलो f टोटल जो आएगा, k का वैल्यू क्या है 9 इंटू 10 की पावर 9, इंटू में 4 इंटू 10 की पावर -6, और ये सम, ये जीपी का टर्म है, इसका सम करूंगा तो पहला टर्म तो 1 है भाई, a का वैल्यू 1 हो गया, और 1 माइनस 1/4 करूंगा, आंसर क्या आ जाएगा। तो एफ टी इक्वल्स टू 36 इंटू 10 की पावर 3 इंटू में 1 अपॉन में 4 माइनस 1 अपॉन में 4। ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं, अरे ऐसा लिख सकता हूं, पक्का पक्का क्लियर है, ऐसा लिख सकता हूं। 4 ऊपर चला जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 4/3 बन जाएगा। क्लियर है, इरेज कर दूं इसको, इरेज करूं, इतनी बातें समझ में आ गई क्या बच्चों, इसको लिख लो, आगे की कहानी बताता हूं। इरेज करूं, चलो जी इरेज करता हूं, आगे की कहानी समझो, आगे की कहानी समझो। अब देखो हमारे पास जो वैल्यू आया है वो वैल्यू है एफ टोटल, जो हमारे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई, एफ टोटल इक्वल्स टू 36 इंटू 10 की पावर 3 इंटू में 4/3 कर दो, 3 से 36 कैंसिल हो जाएगा, तो एफ टी मस्ट बी इक्वल्स टू 12 इंटू 3 हो जाएगा, है ना, 12 इंटू 3 इंटू में 10 की पावर 3। और क्या गधा घोड़ा, क्या न्यूटन, फोर्स का यूनिट क्या होता है भाई, न्यूटन होता है। तो एफ टी बराबर में 36 आ रहा है, क्लियर है, नहीं सॉरी 3 थोड़ी है, 4 है बच्चे, ये 4 है, 4 है, सो सॉरी 4 है। देखो 3 से 12 हो गया ना, 12 इंटू 4 क्या हो जाएगा 48 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन। तो ये क्या हो जाएगा, एफ टी मस्ट बी इक्वल्स टू 4.8 इंटू में 10 की पावर 4 न्यूटन। कई बच्चे पूछते हैं कि सर 48 पे नहीं छोड़ सकता आंसर, तो याद रखना साइंटिफिक नोटेशन जो होता है 1 से ज्यादा होता है और 10 से कम होता है। बार बार बताता हूं, इस बात को याद रखना है। तो इसको पॉइंट में डेसिमल में लिखना पड़ेगा, तो एक डेसिमल जो ही लेफ्ट में शिफ्ट करोगे पावर इंक्रीज कर जाएगा। तो हमने ऐसा लिखना है 4.8 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन। क्लियर हुआ, क्वेश्चन समझ में आया, पक्का पक्का समझ में आया। आगे 1-2 क्वेश्चन और करेंगे बच्चों। इरेज करूं क्या, इसको कर दूं इरेज, चलो जी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे बच्चों। हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसका लेंथ L गिवन है, लेंथ कितना है L गिवन है। यहाँ A वर्टेक्स है, यहाँ पे B वर्टेक्स है, यहाँ पे C है। तो यहाँ पे एक चार्ज रखा Q, यहाँ भी Q, यहाँ भी Q चार्ज रखा, ठीक है। तीनों वर्टेक्सेस पे आइडेंटिकल चार्ज रखा है Q, और सेंट्रॉइड पे मैंने यहाँ पे एक चार्ज रखा है कैपिटल Q, ठीक है, O है ये। अब बोला है सेंट्रॉइड पे लगने वाला फोर्स कितना है, सेंट्रॉइड पे लगने वाला फोर्स निकालना है। तो बच्चे आपको मालूम है ये जो पॉजिटिव का चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव का चार्ज है, ये इसको धक्का देगा इस डायरेक्शन में, बोलो हाँ। अरे रिपेल करेगा क्या, अरे पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा क्या, तो ये चार्ज इसको धक्का देगा ना इधर की ओर, हाँ बोलो ना यार, समझ में आया क्या। अरे ये चार्ज इसको धक्का देगा क्या, बोलो हाँ। अरे यहाँ जो चार्ज रखा है ये बैठ के तमाशा थोड़ी देखेगा, ये भी तो धक्का देगा, ये भी धक्का देगा, ये भी धक्का देगा, ना ही तो इधर जाएगा ना ही इधर जाएगा, दोनों फोर्स इधर से लग गया तो वेक्टर सम करेंगे। तो अब एक बात बताओ, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मैं यहाँ से एक लाइन ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक का मान लो BD, D इज अ, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया, यहाँ से यहाँ तक L/2 बन जाएगा, ये भी L/2 बन जाएगा। अब देखो ये ट्राइंगल जैसा दिख रहा है क्या, यस ये ट्राइंगल में ये 90 डिग्री हुआ, ये हाइपोटेन्यूस हुआ, ये बेस हुआ, और ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं बच्चे, क्लियर हो गया, समझ में आया। इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, टोटल एंगल 60 डिग्री है। ये हमने लाइन बीच से बाइसेक्टर ड्रॉ करा है ऐसा, तो ऑब्वियसली 30 डिग्री होगा। अच्छा एक बात बताओ मुझे,
यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी तो चाहिए मुझे। अगर मुझे इस दोनों चार्ज के बीच में फोर्स निकालना है तो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज भी तो देखना पड़ेगा। डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज कितना आएगा भाई? तो हम जानते हैं cos थीटा cos 30 डिग्री इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज L/2 अपॉन में AO बराबर में क्या हो जाएगा? L/2 अपॉन में cos 30। और cos 30 का वैल्यू भाई कितना होता है मालूम है ना? √3/2। कितना? √3/2। अरे सर हमें याद नहीं होता वैल्यू, कैसे याद करें, है ना? √3/2। बच्चों ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है? चलो जी, AO मस्ट बी इक्वल्स टू L/√3। इसी तरह अगर मैं बोलूं CO का वैल्यू कितना आएगा? L/√3। अरे कोई दिक्कत है क्या? अरे सेंट्रॉइड है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, ये जितना उतना ये भी कितना आएगा? BO भी उतना ही होगा भाई। BO का वैल्यू कितना आएगा? BO भी वही होगा L/√3। ये बच्चों वाली बातें हैं, मैं बताऊंगा क्या, बता के समझाऊं क्या? क्लियर हो गया? अच्छा सुनो, अब फोर्स निकालेंगे। किसके लिए फोर्स निकाल रहे हैं इस क्वेश्चन में? तो FOA किस पे फोर्स लग रहा है? O पे लग रहा है। कौन लगा रहा है? A लगा रहा है। तो इसीलिए OA लिखूंगा, Q कैपिटल Q अपॉन L/√3 का स्क्वायर करूंगा। ये क्या बन जाएगा भाई? 3KQ अपॉन में L स्क्वायर। अब लोग सर 3 कैसे ऊपर आ जाएगा? अरे ये √3 नीचे दिखाई दे रहा है ना, √3 का क्या करूंगा मैं? स्क्वायर है, रूट से स्क्वायर हट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, L स्क्वायर बचेगा। ये क्लियर हुआ क्या? अरे हाँ बोलो यार, पहला फोर्स आ गया, ठीक है जी। दूसरा निकालो। इसी तरह OC निकालते हैं। OC कितना हो जाएगा? वो भी 3KQ अपॉन में L का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? ये भी फोर्स उतना ही आएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों फोर्स अगर आपस में सेम ही है तो मैं क्यों नहीं इस दोनों को ऐसा लिख सकता हूं क्या? इसको ऐसा लिख दूं क्या? FOA बराबर में FOC लेट कर लेता हूं उसको, F लेट कर लिया मैंने, F लेट कर लिया, कोई दिक्कत है? अब आपको मालूम है यहां पे जो फोर्स लग रहा है OC है, सॉरी OA है। ये वाला फोर्स OA है और ये वाला फोर्स F, ये वाला फोर्स क्या होगा भाई? OC होगा। क्लियर है? अब ये दोनों का फोर्स वेक्टर सम निकालना पड़ेगा और यहाँ पे एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? 120 डिग्री। ये 60 डिग्री है ना बच्चों, ये 60 डिग्री है, 120 डिग्री होगा। चलो अब देखते हैं रिजल्टेंट F अगर निकालेंगे, FO अगर निकालूंगा मैं तो √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ F1 F2 cos थीटा हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू अगर मैं डाल दूं FO का, तो F का स्क्वायर प्लस में F का स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ F1 F2 इक्वल ही है, तो F स्क्वायर ये भी हो जाएगा। और cos 120 डिग्री कितना होता है भाई? -1/2 होता है। अरे cos 120 डिग्री -1/2 मालूम है ना? अरे मालूम है? हाँ बोलो। ठीक है बच्चों, चलो अंडर रूट करते हैं इसका, ठीक है? ये हमारा रूट में क्या आएगा भाई? ये 2 कैंसिल कर दूं, अरे मल्टीप्लाई डिवाइड कैंसिल कर दूंगा, माइनस का 1 प्लस का माइनस हो जाएगा। तो FO का वैल्यू कितना आएगा बच्चों? FO इक्वल्स टू अंडर रूट ट्वाइस ऑफ F स्क्वायर। अरे एक ये है, एक ये है, ऐड कर दो ना। अरे 2 है ना, देखो ना, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2F स्क्वायर हो जाएगा और प्लस इंटू माइनस, माइनस का F स्क्वायर हो गया। तो हमारा आंसर क्या आया भाई? अब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 ही तो बचेगा, 2 - 1। अरे 2 - 1 1 ही तो होगा। तो अंडर रूट F स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा F। रिजल्टेंट फोर्स क्या आया? F। F किधर की तरफ? इस डायरेक्शन में F लग रहा है। और ऊपर से नीचे भी तो ये जो B पे जो चार्ज रखा है ये भी तो नीचे की तरफ लगेगा। तो एक दूसरे के ऑपोजिट में फोर्स नहीं लग रहा क्या? अरे एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही है। तो रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स ऑन O मस्ट बी इक्वल्स टू 0 आ गया ना यार, 0 आ जाएगा ऊपर वाला। और देखो ये ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। क्लियर हुआ? समझ में आया क्यों 0 हुआ? क्लियर है? अरे समझ में आया कहानी? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 1.6 एग्जाम्पल फ्रॉम एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे हम। ये क्लियर है? पक्का इरेज कर दूं। एक और क्वेश्चन है 1.7 एनसीईआरटी एग्जाम्पल, वो आप लोग खुद से करना, ठीक है? होमवर्क में वो क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, प्लीज ट्राई करना है वो क्वेश्चंस को आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे हम। किसके बारे में जानेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में।
तो सबसे पहले अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो सबसे पहले समझ जाओ, बचपन में आपने मैग्नेट से खेला है। एक मैग्नेट को यहां रखते थे, उसके नजदीक एक मैग्नेट को ले जाते थे, एक सर्टेन रीजन में जब जाता था ना मैग्नेट, एक सर्टेन स्पेस में, वो तुरंत ही चिपक जाता था या तो रिपेल कर जाता था। याद आ रहा है कुछ? सबको याद होगा। तो इसी तरह ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी काम करता है। क्या इस चार्ज के चारों ओर खाली जगह, अरे चार्ज के चारों तरफ का खाली जगह बोलते स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच अ फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उधर रखा ना, यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा बच्चे, इसका फोर्स ना ये चार्ज एक्सपीरियंस करा, तो जहां तक करता है, जिस स्पेसिफिक रीजन, जिस स्पेसिफिक स्पेस में ये चीजें होगा, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया? फिर से बताऊं क्या? तो द स्पेस अराउंड अ चार्ज in which a force can be experienced by unit positive charge। ठीक है बच्चे, इस बात को याद रखेंगे, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और करके एक और डेफिनेशन लिख लेते हैं, और करके इलेक्ट्रिक फील्ड it is the force per unit। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कैसा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स। इट इज द कूलम्बिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसा लिखेंगे? लिमिट Q नोट अप्रोचेस टू 0 F अपॉन में Q नोट। दिस इज द फॉर्मूला बच्चों, ये फॉर्मूला लिख रहे हैं। Q नोट अप्रोचेस टू 0, क्यों? क्योंकि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब है उसका वैल्यू बहुत 1 के इक्वल होता है। ऑब्वियसली यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, 1 होगा वैल्यू। ठीक है बच्चे, इस बात को याद रखना है। और ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें। इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट की बात करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। देखो ना, फोर्स है ना, फोर्स का न्यूटन हो गया, चार्ज का कूलम हो गया, न्यूटन पर कूलम। और एक होता है वोल्ट पर मीटर, ये भी यूनिट होता है बच्चे। वोल्ट पर मीटर भी होता है, न्यूटन पर कूलम होता है। ठीक है, क्लियर है? डायमेंशन की बात करें तो पहली बात हो गया। दूसरी बात डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो फोर्स का क्या हो गया डायमेंशन भाई? ML/T-2 होता है, ये तो फोर्स का हो गया। और चार्ज का कितना होगा? AT बता रखा है मैंने। चार्ज का डायमेंशन कितना होता है? बताया था ना, AT होता है।